मिसेस बधाल, ऑल द टीचर्स, सामने उपस्थित सारे सीनियर्स, सबको मेरा प्रणाम। और आप सभी जो मुझे सुनने के लिए आए हैं, उन सबको ढेर सारा स्नेहाशीष। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ आपसे रूबरू होने का मौका दिया। बधाल सर ऐसे जो प्रयास हैं वो पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं और ये सही में एक प्रशंसा का नहीं, एक अनुकरणीय विषय है। प्रशंसा तो ऑफ कोर्स कोई भी करके रुक जाता है, पर जब हम उसको फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम एक्चुअली उनका रेस्पेक्ट बाय हार्ट कर रहे हैं। तो सर का जो सामाजिक सरोकार हैं वो मुझे लगता है लेखनबद्ध भी होने चाहिए और आप सबके दिलों में उतरने भी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में यदि 1% चेंज आ पाए तो आई होप सर का जो ये सोशल कॉज करने का इंटेंशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कमिंग बैक टू द जर्नी दैट आई जस्ट हैड, सर ने मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। मैं अपने बारे में 2-4 बातें और बताना चाहती हूँ। यहाँ इतनी सारी बेटियाँ बैठी हैं, मैं भी इनके जैसी ही थी, बहुत उत्सुक थी। पिताजी ने बस एक बात कही थी, बेटा मैं तो कौन पढ़ियो पण ते पढ़ोज ना ढंगू पढ़ियो। तो मैं पूछती थी, पापा जी आप क्यों नहीं पढ़े? तो बोले मेरे छोटे बहन भाई थे, उनके दायित्वों का निर्वहन करना था। दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चलते थे। सो टू एड्रेस दोज केसेस इन कोर्ट उनको अपनी पढ़ाई छठी के बाद में छोड़नी पड़ी। तो माँ ने, पिताजी ने एक ही ज्ञान दिया कि जब जो करो वो ढंग से करो। जिस समय आप जो भी काम कर रहे हो, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो, खेती कर रहे हो ठीक से करो, घास काट रहे हो ढंग से काटो, कपड़े धो रहे हो ढंग से धो। मीन्स ये कि जब जहां आप उपस्थित हैं, जो काम करने के लिए आपको निर्धारित किया गया है, दैट वर्क शुड बी डन वेल। वो काम आपको पूरी लगन से करना है। तो उसी के साथ मैं पढ़ना शुरू किया, बैडमिंटन खेला तो स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियन रहे, एनसीसी में भी थी। यहाँ का और मेरे यहाँ के परिवेश में थोड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं वो आपके यहाँ की अच्छी से अच्छी प्राइवेट स्कूल से भी 50 साल आगे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। आपके लिए हमारे धर्म, मतलब मैं पूछना चाहूँ, वेदों में धर्म क्या कहा गया है? वेदों में धर्म ये है कि आप देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपके लिए निर्धारित कर्म है वो करना धर्म है। तो मेरे इंट्रोडक्शन में जो सर ने कहा वो सब कुछ मैंने किया था। आई वॉज अ सिंसियर स्टूडेंट। 10th में मेरिट में आए, 12th में भी अच्छा निकला, बीएससी मेरिट में थे और मैं बीएससी हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र और गणित पढ़ा है। उसके बाद में एमसीए किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वो जिद थी कि मेरे को ना फ्री में एमसीए करना है, मोटी फीस दे करके एमसीए नहीं करना है। अच्छा, जिद की बात जब सर ने कही तो एक बात बीच में और घुसाती हूँ, मैं एमसीए तक घुस गई। 7वीं क्लास में मेरे पापा को एक वो था कि बच्चों को लेसन देना है, लेसन देना है। तो स्कूल से फीस 70 रुपये मांगी जाती थी, साल की फीस 70 रुपये, बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक ठाक फैमिली से आती हूँ मैं। तो हम जाके पूछते, कहते थे पापा जी मैडम फीस मंगाई है। पापा जी फीस नहीं देते थे, दूंगा भी है नहीं। 7 दिन बाद फिर रिमाइंडर, पापा जी मैडम फीस मंगाई है, कालू बैठन कौन देगी? 2 दिन बाद में दूंगा भी है नहीं। और मैडम लिटरली क्लास में खड़ा कर देती थी, मुक्ता तेरी फीस नहीं आई। मैं घर आकर रोने लग जाती थी, पापा जी फीस दे दो। ताकि गोजिम तो इतना सारा पीसा पड़े, तुम्हें क्या पता? कल मम्मी कपड़े धो रही थी तब मैंने देखा था, बहुत सारे निकाले थे, क्यों नहीं दे रहे? बोल एक बारी में दे दूंगा तो तुम्हें पैसे का एहसास कैसे होगा कि कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। तो ये छोटे छोटे लेसन्स थे जो पेरेंट्स ने सिखाए, आपको भी सिखाते होंगे। पर वो था ना कि उस टाइम बचपन में जिद थी, अच्छा तेई पैसा कमा उसको हो गए। तो मैंने क्या किया, पड़ोसी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया 7वीं क्लास में। इमेजिन करो 7वीं क्लास में कितना, मैं तो थी भी दुबली पतली सी। उसको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, वो 4थी क्लास में था, उसको मैथ्स नहीं आती थी और मुझे मैथ्स अच्छे से आती थी। मुझे ट्यूशन की पहली बार में ट्यूशन के पैसे मिले 200 रुपये। अब 70 रुपया फीस और 200 रुपये मिल जाए तो मैं क्या कमान। इतना हौसला बुलंद हुआ, इतना हौसला बुलंद हुआ कि उसके बाद में मैंने कसम खा ली, इसो बापू भगवान कोई नहीं दे, आज के बाद मैं तक 1 रुपये गुन लूँ। लिटरली ऐसा हुआ। बचपन में बच्चे सोचते हैं, आप भी सोचते हो कई बार अपने मम्मी पापा से नाराज होकर के, है ना? पर मैंने उस टाइम वो कसम खाई और उसके बाद में आई लिटरली स्टिक टू इट। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती रही, मैंने एमसीए भी अपने पैसे से किया, मैंने नौकरी तक ट्यूशन्स पढ़ाई, शादी भी अपने पैसे से करी।
और ये बात बताते हुए आज मुझे गर्व हो रहा है, उस टाइम तो मुझे पता है 5 रुपए बचाने के लिए 1.5 किलोमीटर पैदल चल लेती थी कि 5 रुपए ऑटो ये कौन देगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर वो था जिद्दी स्वभाव से, बचपन से ही थी। और उसके बाद में नौकरी लग गई, शादी हो गई, बेटा हो गया, सब लाइफ सेट चल रही थी। मेरे कोई दूर की कोई फ्रेंड जो थी उसने आरएस का एग्जाम दिया था, अकाउंट सर्विसेज में आ गई थी। आई वॉज अर्निंग रियली वेल, 2.5-3 लाख रुपए महीने की सैलरी मुझे मिल रही थी। अचानक भूचाल आता है, किसी को पता चलता है कि अच्छा उसकी लड़की ने रेस कर लिया और अकाउंट्स ऑफिसर बन गई। मेरे घर में मेरे फादर इन लोगों को लगा, मुक्ता तू तो इंटेलिजेंट है, बेटा तू कर ले ये आरएस का एग्जाम। मैं कहा पापा जी ढंग की नौकरी चल रही है, बढ़िया काम चल। बोल नौकरी तो कर रही है लेकिन तेरे को समाज में कोई नहीं जानता बेटे। और ये बात सच है, व्हेन यू आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता था कि ना कोई जानकार आया और कहा कि साहब मेरे को काम करवा दोगा, मेरे बेटा नौकरी लगवा दोगा। तब मैं सोचती थी कितने असहाय हैं हम कि उनको कहीं रेफरेंस भी नहीं दे सकते, कहीं अटके हुए काम नहीं निकलवा सकते, जबकि हम करना चाहते हैं। हम पैसे की मदद कर सकते हैं लेकिन सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलता। आपने शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, मैस्लो का एक सिद्धांत होता है जिसमें वो कहता है कि हमारी सबसे पहले फिजिकल नीड्स होती हैं, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर हम सुरक्षा की नीड्स देखते हैं और बाद सबसे लास्ट में जाकर के हमारी मनोवैज्ञानिक नीड्स होती हैं। यानी हम खुद को ढूंढना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं। मेरे लिए वो स्टेज आ गई थी। वी बोथ वर डूइंग वेल, हमारा अच्छा पैसा आ रहा था महीने का। मुझे लगा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसमें समाज में नाम हो। बापूजी यानी फादर इन लॉ के कहने से मैंने आरएस का एग्जाम दे दिया 2016 वाला। उसके पीछे भी एक इंसिडेंट हुआ था। 2015 में मैंने दिसंबर में एग्जाम दिया था नेट का और उसमें ऑल इंडिया 3rd रैंक आई थी। तो घर वालों का विश्वास मेरे ऊपर सुदृढ़ हो गया था, ससुराल वालों का, कि पक्का ये तो कुछ ना कुछ कर सकती है। तो पिताजी ने कहा तू फॉर्म भर, हस्बैंड ने भी कहा नौकरी छोड़ दे, फॉर्म भर ले। 2016 वाला कच्ची पक्की तैयारी साथ एग्जाम दिया, 848 रैंक आई एंड आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड। बहुत दुख हुआ था कि हमेशा से मेरिट में रहने वाले कैंडिडेट का ये रैंक आए। फिर ताने मिले। पता है तानों का आपको लगता होगा नेगेटिव असर होता है, मुझे तो लगता है तानों का बहुत पॉजिटिव असर होता है। इतने ताने मिले, कैसे कैसे ताने, ए उम्र में बने जा है आरएस, टाबर कौन की लाले बनी आरएस, चाली आरएस बनने। और कैसे, आसान काम नहीं है आरएस बनना, 24 घंटे पढ़ना पड़ता है। फिर कुछ लोग बोलते फीसा दे देती, इंटरव्यू निकल जाती, कुछ तो ढंगो कर लेती, इंटरव्यू नंबर आया 60। जाने कितने ताने आपको मिलते हैं। उन सारे तानों को मैंने इकट्ठा किया और अपने सामने ऐसे रख लिया कि मुझे इन सब का जवाब देना है, लेकिन अपनी सफलता के साथ। मैंने किसी को मुंह से कभी कुछ नहीं बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आई हैव शोन माई कैलिबर अर्लियर, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप इतनी खामोशी से जीत तोड़ मेहनत करो कि आपकी सफलता अपने आप शोर मचाए, और मेरे लिए उसने मचाया। मेरे घर में हजारों की संख्या में लोग आए, मेरा इंटरव्यू लिया, मैं YouTube पे बहुत पॉपुलर हुई। अभी आज सुबह का इंसिडेंट है कि जब मैं आ रही थी रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने, हम हॉर्न दे रहे थे, उसने पलट के देखा और ट्रैक्टर बीच में लगा लिया। मैडम जी तो वही हो ना जो सुभाष चरण सर के साथ में तारो वीडियो देखियो थो। मैं कहा हाँ जी वही हूँ। और जी मैडम जी तो आरएस भी बने। हाँ जी। मैं कहा आप मुझे कैसे जानते हो? बोल सर ने ना कांस्टेबल की तैयारी कराते हैं, मैं उनके वीडियो देखता हूँ, वहां पे आपका वीडियो देखा, मैं धन्य हो गया ऐसे बोल करके। एंड ही वॉज लिटरली इन टू टीयर्स। और उसने फिर मेरी गाड़ी में इतने सारे खरबूजे और तरबूज और ये सब कुछ भरे, तो उसके बच्चे को मुझे ठीक ठाक देकर के आना पड़ा। मैं कहा चॉकलेट के लिए रख ले तू। बट ये वो सफलता के वो मायने हैं जो मुझे आज मिले हैं। उसके पीछे जो रातें मैंने काली करी हैं, जो सारे फंक्शंस मैंने छोड़े हैं, वो जो सारे सेक्रीफाइसेस किए, वो आपको नहीं पता। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि औरों में और मुझ में क्या डिफरेंस रहा। एटीट्यूड का गेम है ये सारा। आपने जिस दिन सोच लिया कि आपको करना है, तो आपको जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं बच्चे होने के बाद नहीं पढ़ा जाता, बोलते ना अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई, कौन पढ़े जाए। मैं मानती हूं इससे अच्छा तो कोई मौका ही नहीं है। बच्चा स्कूल गया, फ्री हो, पूरी तसल्ली के साथ पढ़ो और घर का कोई काम मत करो उस समय जिस समय आप पढ़ रहे हो। आप मल्टीपर्पज काम साथ करो। फॉर द बॉयज, आपके दिमाग में क्या चलता रहता है सारे टाइम? शाम को मैच देखना है, आज 2 घंटे पढ़ लेता हूं सुबह।
और उस 2 घंटे पढ़ने के लिए आपने सोचा करंट अफेयर से शुरुआत करता हूँ, आपने यूट्यूब पे करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू किया, वो करंट अफेयर्स का वीडियो किसी स्पीच में कन्वर्ट हो गया, फिर किसी डांस में कन्वर्ट हो गया, फिर लेटेस्ट सॉन्ग में कन्वर्ट हो गया, एंड यू नेवर नो आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए। किसी दोस्त का फोन आ गया तो टाइम गॉन। फॉर द गर्ल्स, आप क्या सोचती हैं, घर को सारों काम सल्टा के पढ़ने बैठूंगी। अरे तब तक आपका शरीर थक चुका होता है, दिमाग थक चुका होता है। एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ो, सारी दुनिया गई भाड़ में। जब आप कुछ बन जाओगे तो इन सारे कामों को करने के लिए आप किसी सर्वेंट को रख लेना, उसका भी घर चलेगा, आपका भी चल जाएगा। इट मीन्स प्रायोरिटाइज योर टास्क। लाइफ में आपका एटीट्यूड और आपके टास्क प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए कि हर जो आपको नेगेटिव दिख रहा है उसमें कुछ पॉजिटिव निकालो। मुझसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, आपको हम क्यों लें, आप तो ऑलरेडी इतने साल काम कर चुकी हो, 17-18 साल मुश्किल से सर्विस में काम करोगी। मैंने कहा सर मुझे इसलिए लो क्यों, क्योंकि आपको जो नेगेटिव दिख रहा है मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। मैं आपसे कभी मैटरनिटी लीव मांगूंगी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है। मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मेरे को उसके साथ रहने की भी जरूरत नहीं है, वो बड़ा हो गया है, ठीक है। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ साथ में रहते हैं, तो मुझे, मैं कहीं भी पोस्टिंग दूं तो मैं काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो उनको नेगेटिव दिख रहा था कि आप कैसे काम करोगी, मुझे लगा कितनी सारी पॉजिटिव बातें हैं। जैसे मुझसे एक सवाल और पूछा गया, महिलाओं के लिए इतनी नीतियां बनाते हैं, सफलता तो दिखती नहीं है कहीं, आज भी बेटियों की वही स्थिति है, आप क्या कहना चाहती हो, क्यों फेल हो रहे हैं। तो अब आपको पता है, उन्होंने सवाल नेगेटिव किया, एटीट्यूड मेरा पॉजिटिव होने से मैंने क्या जवाब दिया, सर जो स्थिति मेरी दादी की थी, जहां वो इतना घूंघट निकालती थी, आटा चक्की खुद पीसती थी, वो स्थिति मेरी माँ के लिए चेंज हो गई। मेरी माँ ने घूंघट नहीं निकाला और पिसा पिसाया आटा लेकर के आती थी, ताकि उनको और काम करने के लिए टाइम मिल जाए। मेरी माँ की स्थिति से मेरी बेटर है, क्योंकि मेरे घर में सर्वेंट आ जाती है और काम कर जाती है। तो चेंजेस तो आ रहे हैं, और चेंजेस इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि बच्चियों का एनरोलमेंट बढ़ा है। मेरे कहने का मतलब इस सारे आंसर से ये है कि यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू लुक एट द थिंग्स। पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया, मैं तो कहाँ पढ़ूं, मेरे कन तो किताब ही को नहीं, मैं तो कैसे शुरू करूं, मेरे पास तो गाइडेंस नहीं है, मेरे पापा तो पढ़े लिखे नहीं है। तो सर के पापा भी इतने पढ़े लिखे थे जितने मेरे पापा पढ़े लिखे थे। 6ठी क्लास फेल थे सर मेरे पापा, तो आपकी 6ठी तो पढ़े थे। ही वॉज लिटरली अनएजुकेटेड। मेरे पापा को तो पढ़ना लिखना आता था कम से कम, बट ही वॉज नेवर अवेयर कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बस उन्होंने कहा कि अपनी नेकी पे रहना, अपनी नीयत पे रहना, खुद को धोखा मत देना। हमें धोखा दोगे, खुद को धोखा दोगे तो हमें भी मिलेगा। आप खुद को मत दो तो आप किसी को धोखा नहीं दोगे। एमसीए कर रही थी मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अब आप जानते हो घरों में कैसे रिश्ते आते हैं। तो मेरे लिए कोई रिश्ता आया, किसी ने पूछा चौधरी साहब बेटी को ब्याह कर दो मेरे लिए। तो पापा जी ने कहा पढ़ रही है अभी। तो बोल के पढ़ रही है, बोल यो तो मेरे को नहीं के पढ़ रही है, पर जयपुर में पढ़ रही है, थोड़े दिन पहले कंप्यूटर दिलवा के लाओ। तो कोई कंप्यूटर कोई कोर्स कर रही है। एंड व्हेन आई टुक एडमिशन इन 2001, एमसीए राजस्थान यूनिवर्सिटी से मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स होता था, बट पापा को नहीं पता था क्योंकि उनकी शिक्षा उतनी ही थी। पर उन्होंने मुझे सफिशिएंट टाइम दिया। अब जिनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है, यू शुड आस्क योर पेरेंट्स कि पापा मम्मी मुझे टाइम दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गर्ल्स स्पेसिफिक में आपको, क्योंकि आप बच्चियां बहुत सी संख्या में पहुंची हैं आप मुझे सुनने के लिए, आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप में औरों से अधिक क्षमताएं हैं। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेबल हैं, मतलब आप वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पेरेंट्स अपना घर छोड़ के चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए। आपके भाइयों के भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? पता नहीं कैसा मिलेगा, है ना। आप घर का सारा काम करने के बावजूद भी पढ़ लेती हो, तो यानी आप में औरों से अधिक क्षमताएं हैं। आपने विकास कर रखा है क्षमताओं का, आपने वो एटीट्यूड डेवलप कर रखा है कि आप में रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो उस रेस्पॉन्सिबल फैक्टर को और आगे बढ़ाओ और दिखाओ कि हाँ पेरेंट्स हम आपका नाम रोशन करने के लिए अवेलेबल हैं। आरएस इकलौता एग्जाम नहीं है जो आपको पास कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, पर हमें अवेयरनेस नहीं होती। 10वीं के बाद में बच्चा सोचता है मैं 3 ही स्ट्रीम में जा सकता हूँ, पर कम से कम 25 स्ट्रीम तो मुझे पता है जो कर सकते हो आप लोग। ऑल यू नीड टू नो इज आस्क द टीचर्स। ऑनलाइन देखो कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे, अच्छा कितनों बच्चों को ये पता है कि 10वीं के बाद में अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो 12वीं के बाद सीधे एडमिशन होता है और आप लेफ्टिनेंट बन के निकलते हो आर्म फोर्सेज में, नर्सिंग सर्विसेज में। कितनी बच्चियों को पता है और लड़कों को पता है? एक को पता है, 2। यानी यदि आप नर्सिंग करते हो एएफएमसी की कॉलेज से, यानी आर्म फोर्सेस की कॉलेज से, तो आप सीधे लेफ्टिनेंट के पद पर रिक्रूट होते हो। और उसकी भर्ती कब निकलती है? अप्रैल महीने में। और इतना छोटा सा एडवर्टीजमेंट होता है, लोग निगाह दौड़ाए रहते हैं उसके ऊपर।
जब आप सोचते हैं लेफ्टिनेंट के पद पे भर्ती होती है, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट ऑफिसर रैंक में जा रहे हो नर्सिंग करके। तो ये भी एक करियर है जिसके बारे में ग्रामीण परिवेश के बच्चों को नहीं पता है। ऐसे हजारों करियर्स हैं। कितनों को पता है कि IISc बैंगलोर में BSc प्लस MSc के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स होता है? आपको पता है 12वीं के बाद में BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स होता है? एक बच्चे को पता है, 2 को पता है। यानी ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। तो इसलिए आप क्या करते हो, सिंपल BSc कर लेते हो, BA कर लेते हो, और फिर सोचते हो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दे दूंगा, B.Ed कर लूंगा, टीचर की भर्ती कर लूंगा, और एक ट्रेडिशनल माइंडसेट सेट है। आई थिंक वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट। हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कई लोगों को लगता होगा कि बोलते बोलते मेरे मुंह से अंग्रेजी क्या निकल रही है। उसका रीजन ये है कि मैं पिछले काफी सारे सालों से कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, तो इसलिए ये अपने आप ही निकल जाती है। आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने की, बट मुझे माफ कीजिएगा। अब इसके पीछे एक लेसन एक और भी है कि मैं हिंदी माध्यम ग्रेजुएट हूँ, घरा मारवाड़ी बोली जाए, फिर भी मैं अंग्रेजी बोल सकूँ हूँ। एको मतलब थे भी बोल सको हो। अपने आप को किसी से पीछे, किसी से कम मत समझो। हमारा शरीर जो है एक आटा चक्की की तरह है। आटा चक्की में बाजरा डालते हो, बाजरे का आटा निकलता है। गेहूं डालते हो, गेहूं का। मोठ डालते हो, मोठ का। तो आप, हमारे शरीर में इनपुट के माध्यम क्या है? ज्ञानेंद्रियां। तो आंखें, कान, मुंह, नाक और स्पर्श, यही तो है 5 ज्ञानेंद्रियां। तो आपकी आंखों से जो मुंह में, जो दिमाग में घुसेगा, जो आपके कानों के माध्यम से दिमाग में घुसेगा, वो मुंह से निकलेगा, हाथों से निकलेगा। तो जिनको लगता है कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, उन सबके लिए एक ही लेसन है कि यदि मेरी सुधर सकती है तो आपकी भी सुधर सकती है। यदि मैं एट द एज ऑफ 38 सोच सकती हूँ कि मुझे एग्जाम देना है और मैं उसको पास कर सकती हूँ, तो आप में से अधिकांश बच्चे तो मुझसे आधी एज के हो। आप तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आज सोच लो कि मुझे यहाँ से सुरंग खोद करके उस साइड निकलना है रोड के, तो 7 दिन में निकल सकते हो। सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने आप के ऊपर विश्वास करो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप में अनंत क्षमताएं हैं। अब यह कि मार्गदर्शन कहाँ से मिले? एक तो सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है। दूसरा, जब भी आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करो, कृपया शॉपिंग के लिए ना करें। खरीदनी होती है एक टी शर्ट और आप 5 घंटे तक ये निर्णय नहीं कर पाते कि टी शर्ट कौन सी ली जाए। दूसरा, यूट्यूब का टाइम वेस्टेज है। पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट अगर आप देखोगे, यानी बच्चों की जो उत्पादक क्षमता, यानी आप जो काम कर सकते हो, वो क्षमताओं का ह्रास हो रहा है बिकॉज ऑफ यूट्यूब। इस प्लेटफॉर्म से भी मैं ये बात बोल रही हूँ। हो सकता है वीडियो यूट्यूब पे भी जाए, लेकिन यूट्यूब उन लोगों के लिए जो जीवन की दूसरी पारी खेल रहे हैं, या जो वेल सेटल्ड हैं, जिनका बिजनेस पहले से सेटल्ड है, महीने की तनख्वाह पक्की आ रही है, वो लोग देखो। आप लोग वहां देख करके क्या कर रहे हो? अपना टाइम, अपना करियर, अपने माँ बाप के सपनों को वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज वो 2 काम भी मत करो। तीसरा काम ये, जैसे मैंने कहा, आप बैठे हुए यहाँ हो और दिमाग में चल रहा है कि फुहारा चला करके आई थी, बंद करो कौन करो। या आप लोग सोच रहे होंगे दिमाग में कि मेरा दोस्त आने वाला था, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो आया कि नहीं आया। तो आप गलत कर रहे हो। तो आप मन से और शरीर से एक ही जगह प्रेजेंट रहें और पूरा फोकस से जो भी काम कर रहे हो वो करो। डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ योर्स। कितनों को याद है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? 2, 3, 4, अरे भाई 9th क्लास में था बच्चों। न्यूटन के 3 नियम थे गति के, है ना। पहला जड़त्व का नियम था, मेरे को आज तक याद है, 9th को पढ़ी थी मैंने, 94 में 9th करी थी मैंने। पहला जड़त्व का नियम था, जो जगह, जो चीज जैसी वैसी रहना चाहती है, बदलना ही नहीं चाहती। इंसान भी वैसा ही है। दूसरा, किसी भी चीज को गति देने के लिए त्वरण की आवश्यकता होती है। और तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रत्येक एक्शन के लिए उसके ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है ना। यानी किसी भी क्रिया के लिए उसका विपरीत और उसी मैग्नीट्यूड का प्रतिक्रिया होगी। सोहन लाल जी आ गए हमारे बीच में, 2021 बैच के IAS ऑफिसर हैं। सोहन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर के साथ में OTS में कुछ लम्हे शेयर करने का मौका मिला था, और सबसे सुंदर बात यह है कि सर राजस्थान के ही पुत्र हैं और राजस्थान में ही सर को सर्व करने का मौका मिला है। तो सर, एक बार फिर से करतल ध्वनि के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है।
You may all please can take your seats. Kindly be seated. तो सर हम बात कर रहे थे कि what are the basic qualities one should have. तो सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस्ड अप्रोच, एटीट्यूड में चेंज और अपने आप के ऊपर विश्वास। मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि खुद से एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप सब लोग मेरे ख्याल से सब 18 प्लस हो, 18 प्लस वाले बच्चे हैं, 15 प्लस वाले तो सारे हैं, 10 तो सबने कर रखी है। कभी ऐसा हुआ है पड़ोसी का बच्चा, भाई या कजन ब्रदर आपके पास आया हो, बहन आई हो और ये कहते हो 7वीं 8वीं क्लास का सवाल कि भैया या दीदी ये सवाल बता दो, और आपने कोशिश करी हो उसको पढ़ के समझने की और उसको समझाने की। आपने 99% ऐसा हुआ होगा कि आपने वो पढ़ा होगा, अच्छे से आपको आया होगा और आपने समझाया होगा, और फिर अपने आप के दिमाग में ये भी सोचा होगा, अरे यार ये सवाल जब मैं 10th में था या मैं 7th में था तब मुझे तो नहीं आया था, आज कैसे आ गया। हुआ है ना ऐसा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ रहे होते तब हमें समझ में नहीं आते, बट लेटर ऑन आफ्टर 4-5 years हमारे वो समझ में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग का भी विकास हो रहा होता है। प्रत्येक क्लास की जो टेक्स्ट बुक है वो उस उम्र के व्यक्ति के हिसाब से लिखी गई होती है। तो यदि आपके पड़ोसी को समझ में आ रहा है तो आपको भी आएगा। क्या चाहिए? सिर्फ ये कि मैं तो तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आएगा। उसको 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, नहीं समझ में आए पूछो, लेकिन हर रोज जिद करो, अपने आप को पनिशमेंट दो। कितने लोग अपने आप को थप्पड़ मारने की क्षमता रखते हैं? 1-2, मैं तो खुद को रखती हूँ। जब जब मैंने गलती करी, खींच के मारा है अपने आप को, किसी और की जरूरत ही नहीं है, मैं ही मार लूं अपने आप को। क्यों? अरे मुक्ता बेवकूफ, आधा घंटा यूट्यूब पे खराब कर दिया, कितना इंपॉर्टेंट था, एक टॉपिक पढ़ लेती। तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड हैं। खुद के साथ में ईमानदार रहिए, खुद के साथ में जिद कीजिए, इंप्रूवमेंट कीजिए खुद से हर रोज। एवरी डे शुड बी योर न्यू इंप्रूवमेंट डे। फिर कल आपने अगर 4 पेज लिखने का प्रयास किया था तो आज आपके 5 पेज होने चाहिए। आप जल्दी ऐसा पाओगे कि आप एक दिन में 70 पेज लिखने की क्षमता रखोगे। आजकल मैं रोज 250 केस हर रोज सुन रही हूँ रेवेन्यू कोर्ट के, और हर रोज खुद लिख रही हूँ। शुरुआत में 5 भी नहीं सुने जाते थे। तो यानी हमें क्षमताएं बहुत सारी है, बस हम उनका दोहन नहीं कर रहे हैं। आप ईश्वर को थैंक यू बोलो हाथ जोड़ के इसी समय कि हे ईश्वर, आपने मुझे संपूर्ण बनाया है, मेरे दोनों हाथ, दोनों पैर, आंखें, सब शरीर सुरक्षित दिया है। सर मेरे बैच में श्री गौरव बांकावत हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं उनको। ये उनकी 13वीं जॉब है। 3 दिन बाद में वो ज्वाइन करेंगे लबासना IRS ऑफिसर, और वो व्हीलचेयर पे हैं अपनी उम्र के 13वें साल से। उनके सिर्फ हाथ चलते हैं, वो पानी भी ऐसे करके पीते हैं। तो आप संपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, इसका मतलब आप बहुत सारे लोगों से बहुत बेटर है। ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे रखा है, इस आशीर्वाद का दोहन कीजिए। आपको लगेगा बड़ी देर हूं मैडम, ज्ञान ही ज्ञान बांटा जा रही है। सो द सेशन इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। यू मे आस्क एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन टू मी। उसके बाद में हम सब मिलके सोहन सर को सुनेंगे। आप कोई भी सवाल पूछिए, हिंदी में पूछिए, मारवाड़ी में पूछिए। फोकस नहीं कर पाती हूँ, फोकस नहीं कर पाता हूँ, टाइम टेबल नहीं बना पाता हूँ, कुछ भी पूछ सकते हो। कोई सवाल ही नहीं है बच्चों के पास। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, आपको क्या डाउट्स हो? हाँ प्लीज, हाँ बेटा बोलो, वहीं बैठे बैठे बोल दो, सुनेगा मुझे। तो इसका मतलब है कि आपने बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना रखा होगा। सर बच्चे ने सवाल पूछा है कि मैं डेली एक टाइम टेबल बनाता हूँ और उसके हिसाब से फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो आप टाइम टेबल अगर ऐसा बना रहे हो कि 7 बजे उठूंगा, 7:30 तक नहा धो के बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए और 7:30 से 9:30 तक पढ़ूंगा, तो हम जानते हैं जब परिवार में साथ रह रहे होते हैं तो कोई ना कोई काम आ जाता है। कई बार पिताजी आवाज आई बोल देते हैं, बेटा देख क्या ये काम करके आ। तो आप ऐसे परिस्थिति में जब रह रहे हो तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना है, वो 5 घंटे में कोशिश करूंगा, एनी टाइम ये कोशिश चलती रहेगी कि मैं अब पढ़ने बैठ जाऊं। और फिर घर वालों को बोल के बैठिए कि प्लीज मुझे 1 घंटे डिस्टर्ब मत करना, मैं 1 घंटे इस समय पढ़ने बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आपको कॉर्पोरेट करेंगे, ऐसा नहीं है।
और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाइए कि 10:30 मीन्स 10:30, नो, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम सबके बीच में कोई ना कोई जिम्मेदारी चलती रहती है। जो अकेले हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अलग बात है, पर जब हम परिवार में रहते हैं तो बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं। तो आप सब लोग क्या करो, एक स्टॉप वॉच रखो, 100 रुपए की स्टॉप वॉच आती है, मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होती है, कई लोगों की घड़ियों में भी स्टॉप वॉच होगी। ये नुस्खा मैंने कहाँ से सीखा, 12th फेल नाम की किताब है, IPS है मनोज पांडे सर, उनकी, वो 12वीं क्लास में फेल हो गए थे और उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है कि आप यदि गिनना चाहते हो आप कितने घंटे पढ़ रहे हो तो उसके लिए एक स्टॉप वॉच रखो। जब आप सीरियसली पढ़ने बैठ जाओ सारी चीजों को पीछे छोड़ करके, तब उसको ऑन कर दो। जितनी देर पढ़ाई में मन लग रहा है मीन इट, उतनी देर वो ऑन रहेगी। फिर जैसे आप उठ के गए वॉशरूम या पानी पीने के लिए, उसको बंद करके जाओ, फिर उसको रीस्टार्ट करो। तो आप इस हिसाब से अपने टाइम कैलकुलेट कर सकते हो मैं कितने घंटे पढ़ा। और फिर ग्रेजुअली ऐसा नहीं कि पहले दिन आप 8 घंटे पढ़ लोगे, कोई नहीं पढ़ सकता 8 घंटे, तो पूरे दिन में मैं आज भी नहीं पढ़ सकती। हर एक व्यक्ति की अलग क्षमताएं हैं बैठने की। सिटिंग पावर जितना भी शुरू करो उससे हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, चाहे 5 मिनट ही बढ़ाओ, चाहे 10 मिनट ही बढ़ाओ, और खुद से ईमानदार रहो। अगर लेकर के बैठा हुआ हूं और दिमाग में कोई मित्र चल रहा है तो ये समझ लो आप पढ़ नहीं रहे हो, आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। आप, मारवाड़ी में कहा होता है जगत जीता पेट हारा, तो आप सबसे जीत सकते हो, खुद से नहीं झूठ बोल के जीत सकते। आपको स्वयं से ईमानदार रहना पड़ेगा। यदि आप खुद से ईमानदार हो तो कोई बाहर वाला कहेगा भी नहीं कि तू पढ़ ले, तुम्हारा पैसा खराब कर रहे हो है, तू टाइम खराब कर रहे हो, नहीं, फिर अंदर से अपने आप आएगा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा और बेटर करना है। दूसरा, अपना टेस्ट बार बार करते रहो, यानी आप देखेंगे कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है बहुत सारे, और बहुत सस्ते सस्ते अवेलेबल हैं। वो नहीं ले सकते हो तो मॉक टेस्ट की किताबें आती हैं मॉडल पेपर्स की, उनको सॉल्व करके देखो। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसके मॉडल पेपर आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, 100 रुपए में पूरी बुकलेट आ जाती है 15 टेस्ट की। एक टेस्ट लगा के देखो कितने घंटे में पूरा हो रहा है, उसमें जो गलतियां निकली उनको अलग रखो। दूसरे टेस्ट को बिना, ईमानदार रहना, पलट के मत देखना क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहले ही तैयारी करो, रिवाइज करो, दोबारा लिख के देखो कितने टेस्ट क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यानी आपको बार बार में आत्म परीक्षण करना पड़ेगा और उसी से आप फिर उत्कृष्टता की तरफ जाओगे। कोई और क्वेश्चन? हाँ बेटे, पढ़ा हुआ याद कैसे रहे? अच्छा ठीक है, तेरा फेवरेट गाना कौन सा है? कोई भी गाना बता दे। मारवाड़ी सॉन्ग सुनती है, क्यों याद है तेरे को? बोल बेटी। बार बार सुनती है, खुद के पास तो जवाब है। जो आप बार बार पढ़ोगे आंखों से कैसे निकलेगा? कितने जनों ने राष्ट्रगान हर रोज गाया है? हम सब गाते हैं। अगर सपने, हम नींद में सोए हुए हैं और उसी टाइम अचानक बजने लग जाए धुन, तो हम खड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार कानों में घुसा है, वो सेट हो चुका है। तो जो गाने हमें याद है वो क्यों याद है? क्योंकि हमने बार बार अभ्यास किया है। और सवाल? हाँ बेटे। ऐसे उतार चढ़ाव के दिन सबकी जिंदगी में आते हैं बेटा। कभी कभी ऐसा भी होता है मूड ठीक नहीं होता, कभी होता है कि परिवार में दूर के रिश्ते में कभी किसी की बीमारी का पता चलता है या देहांत का पता चलता है तो मूड खराब रहता है, बहुत दुख भी होता है। लेकिन उस दिन जीरो मत करो। किसी दिन आपने 100% किया, किसी दिन आपने 80% किया, 60 भी किया, पर जीरो मत कीजिए। दूसरा ये कि जैसे आप खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि हमेशा बराबर पढ़ाई नहीं हो पाती, जिस दिन कम होती है उस दिन आप आत्मग्लानि कीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या मुश्किल रही। हर रोज डायरी लिख लो शाम को कि आज मैं इतने घंटे पढ़ पाई थी, आज ये मुश्किल रही, कल इस पे काम करूंगी। आत्मग्लानि यानी गिल्ट फीलिंग एक दिन होती है, यदि आपने उस पर काम नहीं किया तो अगले दिन गिल्ट फीलिंग का लेवल कम होता है, और उस दिन भी आपने अपने गिल्ट पे काम नहीं किया यानी करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो तीसरे दिन गिल्ट होना बंद हो जाता है। उसको हम कहते हैं ढीठ हो गया है आदमी, चिकना गड़ा हो गया है आदमी। तो मैंने भी क्यों कहा आप खुद को चांटा मारो। जिस दिन पहली बार यूट्यूब पे आधा घंटा खराब किया उस दिन मैंने अपने आप को खींच के चांटा मारा, दोबारा 1 मिनट भी खराब नहीं करी। तो यानी अपनी गिल्ट पे काम कीजिए। तो ये कसम खुद से जैसे पहले नहीं तो पंडित जी गांठ बांध के रखते थे ऊपर, वो गांठ क्यों बांधी जाती थी कि आपको याद रहे? क्योंकि उस टाइम दीवारों पे लिखने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, पेंट नहीं कर सकते थे। अपने बेडरूम में जहां भी आप सोते हो सामने चिपका के रखो कि तू सोने की हकदारी नहीं है। क्या आज तूने 3 घंटे पढ़ाई करी? और सोने से पहले उसको पढ़ के सो, बिलीव मी नींद नहीं आएगी।
एक दिन कम सो लेना। और सवाल, एक बार सामने बैठा है उसको पहला मौका मिलेगा। हाँ बेटे बताओ। आईएएस की तैयारी, ये सवाल सोहन सर अच्छे से एड्रेस करेंगे, ही इज एन आईएएस ऑफिसर। हाँ बेटा, आरएस के लिए तैयारी शुरू कैसे करें, मटेरियल क्या होना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा है गुड़िया का, पूछ रहे कि आरएस की तैयारी कब से शुरू करें, कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखें, सिलेबस क्या हो, मटेरियल क्या हो, सब कुछ। कोई जीरो नहीं है। चलो चलो फिर तुम्हें एक जवाब देती हूँ। 2 साल पहले मेरा बेटा चौथी क्लास में था। कितनों के जानकार चौथी क्लास में है? किसी किसी का होगा। चौथी क्लास में पहली बार भारत का भौतिक विभाजन इंट्रोड्यूस होता है, द फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस होता है। भौतिक विभाजन में ऊपर आता है सबसे ऊपर उत्तरी हिमालय क्षेत्र, फिर आता है उत्तर के मैदान, फिर नीचे प्रायद्वीपीय पठार। सबको याद है ना? अब मेरे बेटे को मैंने जब वो चैप्टर पढ़ा रही थी, आरएस 2016 का मेंस का पेपर डाउनलोड करके प्रिंट करके दिखाया कि बेटा देखो 10 नंबर का सवाल आया हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में डिफरेंस, यानी पूर्वी और पश्चिमी जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, समुद्रवर्ती के पास वाले क्षेत्र हैं, उनमें अंतर आया हुआ था 10 नंबर का, और वो अंतर वहां चौथी क्लास में लिखा हुआ था। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि 12वीं क्लास करने के बाद या बीएससी करने के बाद या बीए करने के बाद आप जीरो हो? नो, यू आर नॉट। आपको पहले से बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। सवाल कहां से पूछे जाते हैं? आपकी राजस्थान बोर्ड की 5वीं क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक के पाठ्य पुस्तकों में से सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई पूछे तैयारी कैसे करनी है, तो खाली राजस्थान बोर्ड की किताबें उठा लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, पुराने आए हुए सवालों को देख लो, और फिर देख लीजिए कि आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पा रहे हो कि नहीं। ये गेम जो है वो बहुत गहराई का नहीं है, इस गेम में विस्तार बहुत सारा है। 18-19 प्रश्न पत्र हैं, वो 18-19 पढ़ने पड़ते हैं बस, लेकिन बहुत उथला उथला सा है, बहुत गहरा नहीं सवाल पूछा जाता। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं बहुत आसान आसान से। चंबल की 4 सहायक नदियों के नाम बताओ, सबको पता है। बताओ, नहीं पता क्या आपको? अच्छा, 18 पुराण हैं, उनमें से कोई भी 6 पुराणों के नाम पूछ लिए, कितना आसान है। ये थोड़ी पूछा कि मत्स्य पुराण में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल बहुत आसान आते हैं, आप घबराओ मत। आप तो क्या करो, आपके जो भी जूनियर ब्रदर्स सिस्टर्स या कोई भी हैं, उनसे राजस्थान बोर्ड की किताबें लेकर के पढ़ना शुरू कर दो, और अपने सामने रखो आरएस का सिलेबस जो आप आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। पुराने प्रश्न पत्रों को देख लो कि सवाल कैसे कैसे आते हैं, आपकी दिशा अपने आप सेट हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन तो आपके पास में ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, घर बैठ के तैयारी करो, उससे अच्छा कोई जगह ही नहीं है। इतना अच्छा खाना पीना मिलेगा, केयर करने के लिए पेरेंट्स मिलेंगे, माँ मिलेगी जो ये कहेगी बेटी थक गई है, बेटा थक गया है, चाय बना दूं। हॉस्टल में कोई नहीं पूछने वाला है। तो हॉस्टल की लाइफ से तो बेटर है घर बैठ के अच्छी तैयारी करो। हाँ, जब वैकेंसी अनाउंस हो जाए तब आप मॉक टेस्ट लिखने के लिए जरूर जयपुर जाओ और आओ, या यहाँ बैठ के लिखो, लेकिन उसमें रेगुलर बने रहो। वो लोग जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को तो बाहर से पुश की जरूरत है, और ऐसे लोग आसानी से आरएस बनते भी नहीं है। आपको तो मोटिवेशन अंदर से लाना है कि हाँ मुझे तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में आना है, अगली मुक्ता राव बनना है, सब बात नहीं। वन लास्ट क्वेश्चन आई टेक, उसके बाद में हमारे पास बहुत सारी ड्यूटीज हैं, मुझे कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी करने एयरपोर्ट जाना है। आंसर राइटिंग के बारे में बताऊं? 10वीं क्लास की आंसर राइटिंग कैसे करी थी बताओ? अपने आप ही करी थी ना? नहीं करी? अरे भाई बहुत बड़ी गलती करी। तो वही आंसर राइटिंग है गुड़िया। बस आंसर राइटिंग में औरों से अलग क्या डिफरेंस है? जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में उपलब्ध प्रागैतिहासिक या पाषाण काल के जो लोकेशंस है उनके बारे में वर्णन कीजिए, या फिर राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की नदी तंत्र पे एक लेख लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए पश्चिमी राजस्थान है कौन सा और उसमें कौन कौन सी नदियां हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इज, मान लो 10 नंबर का सवाल है, तो पहले आप प्रश्न को लिखो ऊपर और पेंसिल से उसका उत्तर लिखो।
फिर दोबारा पढ़ो, आपको खुद लगेगा कि अरे यार मैंने ये चीज तो छोड़ ही दी, तो जहां छोड़ दी वहां से मिटा के दोबारा लिखो। फिर किताब खोलो और देखो क्या छूट गया, फिर उसी प्रश्न को किसी साफ पन्ने पर ऊपर ऊपर अंकित करो। अब चूंकि आपने अभी भी रिवीजन किया था, तो आपने कुछ लिखा था, आपने कुछ रिवीजन किया है, दोनों को मिक्स करके फिर से एक उत्तर लिखो। आई एम श्योर आपसे अच्छा इवेल्युएटर कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले आप खुद लिखने की कोशिश करो, उसमें खुद पढ़ के इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, फिर टेक्स्ट बुक को रेफर करो, फिर देखो क्या छूट गया था, फिर दोबारा उस आंसर को लिखो। जोर बहुत आएगा, आदमी को पढ़ने में कम जोर आता है, लिखने में बहुत ज्यादा जोर आता है। तो जितना ज्यादा जोर अभी लगा लोगे उतना कम जोर आएगा आपको सफलता प्राप्त करने में। तो ये जोर अभी बांट लो, थोड़ा 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 हर रोज पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सो दैट जो एग्जाम लिख रहे हो आरपीएससी के लिए तब जोर नहीं आए। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम वन क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्कार। बदाल सर को नमस्कार, सोहन सर को नमस्कार। बदाल सर को तो मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ, अभी पिछला आरएस का मेंस मैंने लिखा है। अरे वाह। मेरे साथ एक ही समस्या है कि स्पीड नहीं बन पाती है और दो के पेपर में 30 नंबर की क्वेश्चन रहे। वो इसके लिए जरा आप अगर बता सके, मेरे हिसाब से आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि 2 पेपर की कॉपी मैंने आपकी देखी है जी, और आपने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा और अच्छे अंक भी लाए, तो सर। कृपया गाइड। सर क्या आपका ये दूसरा प्रयास था? ये दूसरा प्रयास था, पहले 13 वाली थी। सर मैंने 2016 की परीक्षा में मेरी कॉपी शेयर कर रखी है, इंटरनेट पे सारी अवेलेबल हैं। उसमें मेरा हिंदी में 20 नंबर का प्रश्न ऐसा कैसा छूटा था। इनफैक्ट शुरुआत वाले जो संधि, विलोम, मुहावरे, उनमें मैंने 2 घंटे खराब किए, और जो 80 नंबर का आता है ना जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 घंटा दिया, तो छूटना ही था, यानी मेरी प्लानिंग गड़बड़ थी। लेकिन 16 में जो गलती करी, मैंने बताया ना जो गलती करते हो उस पर खुद को खींच के थप्पड़ दो कि जो गलती करी वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। एक बार करो तो गलती, दूसरी बार करो तो पाप। और ईसाई धर्म में लिखा है पाप की सजा मौत। मौत किसकी? आपके सपनों की, आपके टाइम की, आपके पेरेंट्स के अरमानों की। तो सर जो गलती आपने 13 में करी उस पर आपको काम करना चाहिए था। मैंने तो इस बार ये प्रण कर रखा था कि मैं इतने मॉक टेस्ट लिखूंगी कि मेरा कोई प्रश्न नहीं छूटे और समय से पहले पूर्ण हो। आप जानते हो, आपने भी परीक्षा दी है सर, पेपर 4 कितना लेंदी आता है। मैंने 2 घंटे 45 मिनट में पेपर 4 कंप्लीट कर लिया था। जो लोगों का 20-20, 30-30 नंबर का छूटता है, मेरा 2 घंटे 45 मिनट में कवर हो गया था। उसके पीछे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। वो टिप ये थी पहली तो कि आरपीएससी आपको मिसलीड करने के लिए 6 पेज खाली देती है निबंध लिखने के, और ऊपर लिखती है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के ऊपर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो जिसने 250 नहीं पढ़ा वो तो पूरे 6 के 6 पेज भरने की कोशिश करता है। मैंने पढ़ा था तो मैंने 3 ही पेज में निबंध लिख के आई थी, क्योंकि एक पेज में मानते 100 शब्द आते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स पे आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। एंड यू नीड टू ऑल्सो थिंक कि 20 नंबर के निबंध में आप मैक्सिमम 12, 13, 14 नंबर ले सकते हो, लेकिन वो इतने पेज भरने के चक्कर में आपका संधि, विलोम, मुहावरे वो छूट जाएंगे, तो उनमें तो गणित के नंबर मिलते हैं। तो ऑल यू नीड टू डू इज, व्हेन यू नो कि आपकी क्या कमजोरी है, उसको पहचानो, उसको करेक्टिव एक्शन एडवांस में ही ले लो। मेरी खुद की भतीजी, जेठ जी की बेटी, सर 2018 में मेरे साथ तैयारी कर रही थी, उसका नहीं हो पाया था प्रीलिम्स भी, फिर उसने दोबारा से 21 के लिए तैयारी शुरू करी। तो मैंने कहा बिटिया मेरे पास में पुराने मॉक टेस्ट लिखे हुए हैं, मेरा रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम तक। मैं कहा तेरे को कॉपी चाहिए? कहती नहीं चाची नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद में 22 कार्टन भर करके मॉक टेस्ट लिखी हुई कॉपियां कबाड़ी वाले को दे दी। मैं कहा भाई तू ले जा, जितने बिके उसमें तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे को इनको और नहीं देखना है। तो मैं इन सबसे क्या कहना चाहती हूँ, 22 कार्टन भर के मॉक टेस्ट की कॉपी लिखने का मतलब है वो मैंने हर सैटरडे संडे को लिखी हैं, 1 से अधिक कोचिंग संस्थानों में जाके लिखी हैं। इतनी बार अभ्यास करो, इतनी बार अभ्यास करो कि सफलता जख मार के जरूर आएगी। मतलब क्या कमी है उस पर जरूर काम करो। हम सोचते रहते हैं ये मेरे को आता नहीं आता नहीं, वो जब तक आता नहीं सोचते रहेंगे तब तक वो नहीं आएगा। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि देखता हूं कैसे नहीं आएगा, उस दिन जरूर आ जाएगा वो चीज। तो प्लीज अपनी कमजोरी पे काम करो, लोगों से पूछो क्या कमी रह गई, उसको सुधार करो, फीडबैक लो, खुद को इम्प्रोवाइज करो। आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है, बिलीव मी, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता।
तो सर अगली बारी में आपको क्या काम करना है, इतना मॉक टेस्ट लिखना है कि आपका 2.5 घंटे में पेपर पूरा होता हो, और राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कितनों को ये लगता है कि मैं आपके पीछे ये कहूं कि बेटा दौड़, तो आप 5 की स्पीड से दौड़ोगे, आपके पीछे बैल छोड़ दूं तो आप 10 की स्पीड से दौड़ोगे, और आपके पीछे यदि टाइगर छोड़ दूं तो आप 25 की स्पीड से भी दौड़ सकते हो, है कि नहीं? इसका मतलब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे पीछे क्या पड़ा है। हर रोज ये सोचो कि ये करो या मरो की लड़ाई है, मेरा अस्तित्व का प्रश्न है, मुझे पढ़ना ही है, तो हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। Now I'll take your leave. The session is open for Sohan sir and Badhal sir. Thank you so much for having me here. मुझे आपने यहाँ बुलाया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इतने प्यार से सुना और मेरी इतनी हौसला अफजाई करी। यहाँ से मैं आप सबका ढेर सारा स्नेह और बहुत 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 सारा प्यार लेके जा रही हूँ। बदले में आप सबको सफलता की शुभकामनाएं, असीम स्नेह। यू ऑल आर नाउ माई फैमिली मेंबर्स। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। कलेक्ट्रेट कमरा नंबर 50 कमरा नंबर 2 में बैठती हूँ। बदाल सर के पास मेरा संपर्क सूत्र है। किसी और दिन भी बुला सकते हो, अपने घर के फंक्शन में भी बुला सकते हो। आप मुझे कभी भी बुलाइए, मेरे पास समय है तो मैं 100% आऊँगी। मेरी परिवार में और आप सबके परिवार में मुझे बताया आपका मेरा स्वागत है, पर मेरे परिवार में आप सबका स्वागत है। थैंक यू।